नमस्कार। आप सबका फिर से स्वागत है स्मार्ट बायो एजुकेशन क्लासेस के अंदर। लास्ट वीडियो में हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ा था और मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड जितनी भी आज जो सराउंडिंग नॉलेज होनी चाहिए थी उस वीडियो में आपको दे दी गई थी कि कौन सा सैप पीरियड है, कौन सा गर्भधारण काल है, पीसीओडी क्या है, पीआईडी क्या है और जो भी हमारी सामाजिक मान्यताएं उसको लेकर उसके बारे में हमने चर्चा करी थी। आज हम उसके आगे निषेचन के बारे में, प्रसव के बारे में और दुग्ध स्त्रवण के बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि सभी को इसका लाभ हो सके। तो शुरुआत करते हैं हम आज का टॉपिक फर्टिलाइजेशन, निषेचन से। निषेचन ये आज का टॉपिक है। निषेचन बेसिकली क्या होता है कि हमने गैमेटोजेनेसिस पढ़ा था और गैमेटोजेनेसिस में हमने पढ़ा था कि नवयुग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु का निर्माण होता है और दोनों ही क्या होते हैं, अगुणित कोशिकाएं होती है। इन अगुणित कोशिकाओं का आपस में संलयन निषेचन कहलाता है, अर्थात शुक्राणु का अंडाणु से संलयन क्या कहलाएगा, निषेचन कहलाएगा। अब निषेचन की क्रिया किस प्रकार से होती है और क्या क्या उसके अंदर परिवर्तन होते हैं, क्या क्या उसके अंदर चीज़ें होती है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो हम देखते हैं ये एन अंडाणु है, अंडाणु, और अंडाणु पे बहुत सारी झिल्लियों के बारे में हमने पढ़ा था जिसमें ग्रेनुलोसा, जोना पेलुसिडा और कोरोना रेडिएटा के बारे में 3 झिल्लियाँ होती है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है अंडे की। ठीक है, तीनों झिल्लियाँ हम पास में बिल्कुल बना सकते हैं। जो ग्रेनुलोसा है वो तो बिल्कुल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर ही होती है, इस तरीके से। जोना पेलुसिडा वो भी इसके ऊपर, और कोरोना रेडिएटा। और ये बहुकोशिकीय कोशिकाओं की बनी परत होती है, जो तीनों परत पाई जा रही है। अंडा सिर्फ एन अगुणित कोशिकाओं का समुच्चय है, अंडाणु है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब हम बात करते हैं निषेचन की। निषेचन का मतलब है कि ये शुक्राणु एन और इस पे है एक्रोसोम, जिसके बारे में हमने पढ़ा था और हमने देखा था कि इस एक्रोसोम में एंटी फर्टिलाइजिंग एंजाइम पाए जाते हैं। कौन कौन से एंटी फर्टिलाइजेशन एंजाइम है? एक तो है हाइलो यूरिनिडेज और एक्रोसिन। ये 2 मुख्य रूप से एंटी फर्टिलाइजिंग एंजाइम पाए जाते हैं। जो ये अंडा है इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे फर्टिलाइजिंग प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन या फर्टिलाइजिंग एंजाइम आप जो ही बोल सकते हैं। तो ये एंटी फर्टिलाइजिंग जो एंजाइम है इस फर्टिलाइजिंग प्रोटीन को आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब पहचानते हैं। तो ये दोनों चीज़ें फर्टिलाइजिंग और एंटी फर्टिलाइजिंग एंजाइम प्रत्येक जाति विशेष के युग्मकों में विशेष होते हैं। इसी कारण हर जाति का शुक्राणु और अंडाणु एक दूसरे को आइडेंटिफाई कर पाता है। तो ये स्पेसिफिक होते हैं, जैसे मनुष्य में हाइलोजिनिडेज और एक्रोसिन है और वहाँ का फर्टिलाइजिंग प्रोटीन है। अब मैथुन क्रिया के दौरान शुक्राणुओं को मादा की योनि में स्थानांतरण किया जाता है। इस क्रिया को हम बोलते हैं वीर्य सेचन, इंसेमिनेशन, वीर्य सेचन। वीर्य के अंदर शुक्राणु होते हैं और शुक्राणुओं की संख्या लगभग 4 से 5 करोड़ शुक्राणु होते हैं और इसकी मात्रा लगभग होती है 3 से 5 ml। एक बार में 3 से 5 ml तक वीर्य का स्त्रावण किया जा सकता है, जिसके अंदर शुक्राणुओं की संख्या 4 से 5 करोड़ होती है। मतलब एक निषेचन की प्रक्रिया के अंदर
4 से 5 करोड़ शुक्राणु कार्य करते हैं और इन 4 से 5 करोड़ शुक्राणुओं में से केवल मात्र एक शुक्राणु आकर ही इस अंडे को निषेचित कर पाता है। तो इस एन के साथ मतलब शुक्राणु का आगुणित समुच्चय का अंडाणु के आगुणित समुच्चय के साथ या प्राक केंद्रक के साथ संलयन क्या कहलाएगा? निषेचन कहलाएगा। ये क्या है? प्राक केंद्रक, प्रोन्यूक्लियाई, शुक्राणु का एन और इनमें क्या मौजूद है? गुणसूत्र मौजूद है, क्रोमेटिन तंतु मौजूद है और गुणसूत्र का समुच्चय किस रूप में मौजूद है? 22 + XY। कोई सा भी एक, यहाँ भी यहाँ मादा का है तो XX और यहाँ पर है 22 + XY। अब हमने पूरे क्लास में पढ़ा है कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन है, लिंग निर्धारण, वो किस तरीके से होता है कि नर के अंदर XY और जो मादा है उसमें XX क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। और इस तरीके से प्रक्रिया होती है, XX XX और XY XY। मतलब 50% चांसेज हैं XX का मतलब लड़की के और 50% चांसेज है XY का मतलब लड़के के। तो ये संभावना हमेशा 50-50% होती है कि निषेचन की क्रिया के दौरान जो युग्मक का निर्माण हो रहा है वो लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकता है। ये 50-50% डिसाइड होता है, लेकिन इसका निर्धारण पुरुष के XY क्रोमोसोम से होता है। क्यों? क्योंकि मादा के अंदर दोनों ही XX लिंग क्रोमोसोम होते हैं, जबकि पुरुष में XY लिंग क्रोमोसोम या सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। अगर पुरुष का X मादा के किसी भी X से अटैच होता है तो उसका रिजल्ट होता है लड़की, और पुरुष का Y मादा के किसी भी X से अटैच होता है तो उसका मतलब होता है लड़का। तो मनुष्य के अंदर जो लिंग निर्धारण जो होता है वो पुरुष के गुणसूत्र से होता है। तो यहाँ तक यह बात समझ में आ गई होगी कि वीर्यसेचन क्या है, एंटी फर्टिलाइजिंग और फर्टिलाइजिंग प्रोटीन क्या है, और अंडाणु के जो चारों ओर तो जो झिल्लियाँ हैं, जो 3 झिल्लियों का आवरण, वो क्या है, जिसके बारे में हम पूर्व की वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं निषेचन की प्रक्रिया की, निषेचन किस प्रकार से होगा। देखिए, हम अब सिंपल बना रहे हैं डायग्राम कि ये अंडा है N, ठीक है, जो कि आकार में कई गुना बड़ा है शुक्राणु की तुलना में, और यह है शुक्राणु जो मादा की योनि से होते हुए जो अंडवाहिनी है वहाँ तक पहुँचता है और वहाँ जाकर एक अंडे से अटैच होता है। अब इस स्थिति में क्या होगा कि इस पे उपस्थित एंटी फर्टिलाइजिंग एंजाइम और इस पे उपस्थित फर्टिलाइजिंग प्रोटीन जो हैं उसके द्वारा ये एक दूसरे को पहचानते हैं, मतलब आइडेंटिफाई करते हैं कि ये शुक्राणु उसी प्रजाति का है जिस प्रजाति का ये अंडाणु है। और मैंने बताया आपको अभी कि इसमें 2 विशेष रूप से एंटी फर्टिलाइजिंग एंजाइम होते हैं। ये दोनों एंटी फर्टिलाइजिंग एंजाइम क्या करते हैं कि जो हाइलो यूरिनिडेज एंजाइम मुख्यतः कोरोना, रेडिएटा और ग्रेन्युलोसा जो परत है उनको भेदने का काम करता है। मतलब इस एंजाइम के द्वारा वो दोनों परतें गलाई जाती है, डिसोसिएट होती है। और जो एक्रोसिन एंजाइम है वह जोना पेलुसिडा परत को भेदने का काम करता है। यह बात क्लियर। अब ये काम किस तरीके से हो रहा है, ये डायग्राम थोड़ा बड़ा हो गया, इसको छोटा कर लेते हैं। अब ये किस तरीके से हो रहा है कि ये अंडाणु है और ये छोटा सा शुक्राणु आया
और इस शुक्राणु ने इसके चारों ओर जो परतें थी, जो 3 परतें थी जिनकी बात हम कर रहे हैं, नंबर 1, 2 और ये 3, इनका आवरण है चारों ओर इस तरीके से। आने पर क्या होगा, ये एक्रोसोम जो कि शुक्राणु पर है वो भेद दिया जाएगा, फट जाएगा, और फटने के कारण इससे निकलने वाले एंजाइम जो अंडे की तीनों परतें इनको भेद देंगे, और जो शुक्राणु के अग्रमुख पे जो केंद्रक है यहाँ पर, ये केंद्रक का प्रवेश अंडाणु में हो जाएगा, और इसका मध्य भाग शुक्राणु का मध्य भाग और पूंछ। हमने शुक्राणु की संरचना में ये तीनों चीज़ें पढ़ी थी कि शुक्राणु का एक मध्य भाग है, एक शीर्ष भाग है और एक पूंछ भाग है। तो केवल और केवल जो ये शीर्ष भाग है, शीर्ष भाग ये ही अंडाणु में प्रवेश करेगा, बाकी मध्य भाग और पूंछ वाला भाग बाहर निकल जाएगा। शीर्ष भाग में क्या कहते हैं, शीर्ष भाग के अंदर था एक तो केंद्रक, गुणसूत्र और तारक का है। ये 3 चीज मुख्य रूप से शीर्ष भाग के अंदर उपस्थित है। तो इसने भेदा, और ये जो हिस्सा है यहाँ से सेपरेट होके अलग हो जाएगा, मध्य भाग भी अलग और पूंछ वाला भाग भी अलग, और केंद्रक और इसमें उपस्थित जितने भी गुणसूत्र हैं जो यहाँ उपस्थित हैं वो सब के सब अंदर आ जाएंगे। अंदर आने के बाद क्या होगा, जो प्लाज्मा झिल्ली है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी, अंडाणु की, अंडाणु की प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक वलकुटीय अभिक्रिया करेगी। शुक्राणु का जो केंद्रक है, प्रोन्यूक्लिया, ये प्राक केंद्रक है, वो अंदर आ चुका। ये अंडाणु का प्राक केंद्रक है, अंदर है। ये अंडाणु के गुणसूत्र है, मतलब मनुष्य के जो जीनोम है 22 गुणसूत्र मेल के और 22 गुणसूत्र फीमेल के, 22। ठीक है, सपोज करते हैं कि इसमें एक लिंग गुणसूत्र यह वाई है और यह लिंग गुणसूत्र एक्स है। मान लेते हैं हमेशा ये वाई है और ये एक्स लिंग गुणसूत्र है। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करेगा, वलकुटीय अभिक्रिया करेगा, जिसे हम कॉर्टिकल रिएक्शन कहते हैं। वलकुटीय अभिक्रिया अंग्रेजी में हम बोलते हैं कॉर्टिकल रिएक्शन। यह वलकुटीय अभिक्रिया क्या है, यह वलकुटीय अभिक्रिया है कि अंडाणु में उपस्थित जो प्रोटीन्स हैं, वो प्रोटीन्स जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके चारों ओर जाके एकत्रित हो जाते हैं और एक सख्त परत का निर्माण कर लेते हैं। तो मानिए कि ये जो प्रोटीन की परत अंदर बन जाती है इस तरीके से अंडे के भीतर, और प्रोटीन की परत बन जाती है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बिल्कुल अटैच हो जाती है। इस स्थिति में क्या होगा कि कोई दूसरा शुक्राणु, एक शुक्राणु के अलावा कोई अन्य शुक्राणु अब अंडे में प्रवेश नहीं कर सकता। मतलब सिर्फ एक ही शुक्राणु प्रवेश करे, उसके लिए जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है अंदर से सख्त हो जाती है, हार्ड हो जाती है। बाहर की कोशिकाएं जो है वो उसी जगह से डैमेज होती है जहाँ से शुक्राणु प्रवेश करता है, और सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन हार्ड हो जाएगी। हार्ड होने की प्रक्रिया को कहेंगे हम वलकुटीय अभिक्रिया। और इस वलकुटीय अभिक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो शुक्राणु का जब अंडे का जब निषेचन हो, मतलब शुक्राणु अंडाणु का आपस में निषेचन हो, तो केवल और केवल मात्र एक ही शुक्राणु अंडाणु तक पहुंचे। तो ये प्रक्रिया कहलाए वलकुटीय अभिक्रिया। अब हम आगे की बात करते हैं। अब हम देख रहे हैं कि जो केंद्रक है, इन दोनों के केंद्रक जिसमें अगुणित समुच्चय हैं, जो ये समुच्चय है ही सही जो हम बात कर रहे हैं, 22 हमने अलग से सेपरेट लिख दिए, ये दोनों आकर आपस में जुड़ जाएंगे। मतलब नर के केंद्रक का, मतलब शुक्राणु का केंद्रक
और अंडाणु का केंद्रक आपस में जुड़ेंगे, ये है प्राक केंद्रक। अभी क्या है ये? प्राक केंद्रक, प्रोन्यूक्लियाई, प्राक केंद्रक। अब इनको हम आपस में अटैच कर देते हैं। यह एन नर का और यह एन मादा का, दोनों जुड़ गए, ये हो गए अब 2n। मतलब जब तक ये युग्मक थे अगुणित थे, अब वापस द्विगुणित हो गए। मतलब केंद्रकों का जुड़ना, केंद्रकों के जुड़ने को कहते हैं हम कैरियोगेमी। जो n बन के जो केंद्रकों का जुड़ना क्या कहलाएगा? कैरियोगेमी। दोनों प्राक केंद्रकों का जुड़ना। इसके साथ साथ जो 22 गुणसूत्र और हैं, एक लिंग गुणसूत्र और 22 कायिक गुणसूत्र, वो अपने अपने समजात गुणसूत्रों के साथ साथ जुड़ जाते हैं। मतलब इसके अंदर जो 23 गुणसूत्र, जो 22 गुणसूत्र जो कायिक गुणसूत्र है वो मादा से, और 22 कायिक गुणसूत्र नर से, वो अपने अपने समजात गुणसूत्रों के साथ जुड़ जाते हैं। उसे हम बोलते हैं एम्फीमिक्सिस या उभय मिश्रण। इस तरीके से अपने समजात, इसको हम बोलेंगे उभय मिश्रण। उभय मिश्रण या एम्फीमिक्सिस। तो दो प्रक्रियाएं हुई, केंद्रकों का मिलना कैरियोगेमी, समजात गुणसूत्रों का मिलना उभय मिश्रण। ये जब दोनों प्रक्रियाएं संपन्न हो जाती है, इन दोनों प्रक्रियाओं के संपन्न होने के बाद निषेचन की प्रक्रिया संपूर्ण हो जाती है। तो ये था निषेचन। अब निषेचन के बाद अगला क्या प्रोसीजर रहता है, उसके बारे में बात करते हैं। निषेचन कहाँ होगा? जैसे हमें पता है ये हमने पहले भी डायग्राम देखा है। ये क्या है? अंडाशय, और यहाँ पर एन, और यहाँ से जो यह अंडवाहिनी, और यहाँ शुक्राणु आ गए और अटैच होकर 2n अवस्था। तो ये है आपका निषेचित अंडा, और 2n होने के बाद इसे हम बोलेंगे हम युग्मनज, जायगोट। युग्मनज, युग्मनज का निर्माण हो चुका है। जैसे ही युग्मनज का निर्माण होगा, इसके अंदर समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। और समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी, उसमें क्या क्या परिवर्तन होंगे? तो सबसे पहले ये 2n है, ये 2n। अब समसूत्री विभाजन हमने पढ़ा है, 1 का 2, 2 का 3, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16। तो ये विभाजन होगा। इस विभाजन की प्रक्रिया को हम कहते हैं विदलन। इसको हम कहते हैं विदलन। निषेचन के पश्चात युग्मनज का समसूत्री विभाजन विदलन कहलाता है, क्लीवेज। निषेचन के पश्चात जो युग्मनज है उसका समसूत्री विभाजन क्या कहलाता है? विदलन। तो 2 कोशिकाएं हो गई, होने के बाद ये 2 कोशिकाओं में बढ़ गया, 2 से 4 में बढ़ गया, 4 से 8 में बढ़ जाएगा, सबके सब अब द्विगुणित कोशिकाएं हैं। और सोलह कोशिकीय अवस्था आ गई।
ये 16 कोशिकीय अवस्था, सिंगल सेल, 2 कोशिकीय, 4 कोशिकीय, 8 कोशिकीय और 16 कोशिकीय अवस्था। तो जब समसूत्री विभाजन होता है तो 8 से 16 कोशिकीय अवस्था को हम बोलते हैं मोरुला या तुतक। 8 से 16 सेल, इसको हमने बोला तुतक, और इस प्रक्रिया को बोलेंगे मोरुला या मोरुलेशन। इस प्रक्रिया के अंदर जो निषेचित अंडा है वो गर्भाशय की ओर आने लग जाता है, और गर्भाशय के ओर आने के बाद फिर आगे विभाजन होता है, और आगे विभाजन होने के बाद ये ब्लास्टुला बनने लग जाता है। ब्लास्टुला क्या है? तो ये तो मोरुलेशन हो गया 8 से 16 कोश की अवस्था। अब हम ब्लास्टुला की बात करते हैं। मोरुला, मोरुला के बाद ब्लास्टुला। ब्लास्टुला अवस्था में क्या होगा कि ये कोशिकाएं परिधि की ओर इस तरीके से विभाजन प्रारंभ कर देगी। इस तरीके से अनगिनत द्विगुणित कोशिकाएं यही, जो ये चारों ओर विभाजन प्रारंभ होकर जो एक स्तर बनाया, इसको हम बोलते हैं पोषकोरक या ट्रोफोब्लास्ट। पोषकोरक, और इस पोषकोरक में एक तरफ अत्यधिक कोशिका विभाजन होना प्रारंभ हो जाएगा इस तरीके से, और एक गुहा बनाई जाएगी जिसको हम बोलते हैं ब्लास्टोसील। ब्लास्टोसील, और जो कोशिकाओं का एक तरफ विभाजन हुआ है इसको बोलते हैं IMC, इनर मास सेल। इनर मास सेल। तो जब ट्रोफोब्लास्ट बन जाता है तब गर्भाशय की एंडोमेट्रियम के अंदर जाकर जो ये ट्रोफोब्लास्ट बना है वो गर्भाशय के जो एंडोमेट्रियम है उसके अंदर जाके अंदर धंस जाता है। तो हम ये देखते हैं कि ये गर्भाशय के एंडोमेट्रियम है, मोटी परत है इस तरीके से, ये एंडोमेट्रियम है गर्भाशय की, ठीक है। और ये अब आगे आएगा अंडा, और आकर गर्भाशय के अंदर जो एंडोमेट्रियम है इस अवस्था के अंदर जिसमें पोषकोरक का निर्माण हो चुका है अंदर की तरफ धंस जाएगा, और इनर मास सेल का निर्माण हो चुका है। इसको बोलेंगे अंतरारोपण। तो जो मनुष्य के अंदर होता है वो अंतरारोपण। अंतरारोपण का सीधा सा मतलब है कि जो गर्भाशय के एंडोमेट्रियम में इसके अंदर भ्रूण का पूर्ण रूप से धंस जाना, इसको अंतराली रोपण बोलते हैं। अंतराली रोपण, इम्प्लांटेशन, इंटरस्टेशियल इम्प्लांटेशन, अंतराली रोपण। तो ये पूर्ण रूप से हो चुका है। तो ये जो संबंध स्थापित हुआ है गर्भाशय भित्ति का और भ्रूण का, इसे हम बोलेंगे रोपण। जैसे ही रोपण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है उसके साथ साथ इसके चारों ओर भ्रूणीय कलाओं का निर्माण होने लग जाता है, भ्रूणीय झिल्लियों का निर्माण होने लग जाता है। अब भ्रूणीय झिल्लियों का निर्माण होने से क्या होगा देखते हैं यहाँ पर। ये है अंदर भ्रूण, ठीक है। ये है कोरियोनिक झिल्ली, बाह्य भ्रूणीय झिल्ली है, और जो रेड कलर की है वो है एलेंटॉइस झिल्ली।
पहली झिल्ली बाह्य कोरियोनिक, दूसरी एलेंटॉइस, और ये जो अंदर ब्लू कलर का है ये है भ्रूण। अब शुरुआत कैसे होती है कि जो कोरियोनिक मेम्ब्रेन है इस पर सूक्ष्मांकुर का निर्माण हो जाता है। इस तरीके से अंगुलीनुमा प्रवर्त बनने लग जाते हैं और चारों ओर बनते हैं ये प्रवर्त। चारों ओर प्रवर्त बनते हैं। ये प्रवर्त जो है इनको हम रसांकुर बोल सकते हैं, यहाँ पर कोरियोनिक रसांकुर। ये जो प्रवर्त है जो एंडोमेट्रियम है इससे जाके संबंध पूर्ण रूप से स्थापित कर देते हैं। इसको हम बोलते हैं अपरा, जो कोरियोनिक मेम्ब्रेन से ही प्लेसेंटा का निर्माण होता है। दोनों झिल्ली से होता है, एलेंटोइस से भी होता है और कोरियोनिक मेम्ब्रेन से भी होता है। इसे हम बोलते हैं अपरा। ठीक है, तो ये जो अपरा है जो गर्भाशय की जो एंडोमेट्रियम है वहां जाकर स्थापित होकर मादा में और भ्रूण में, मतलब गर्भ का जो भ्रूण का और गर्भ का आपस में एक संबंध स्थापित हो जाता है। और ये जो दो झिल्लियां हैं इनके कारण ये संबंध स्थापित होता है। तो एक सवाल पूछा जाता है कि मनुष्य में जो भ्रूण है उसका प्रकार किस प्रकार का होता है, तो वो होता है एलेंटोकोरियोनिक प्लेसेंटा। एलेंटोइस कोरियोनिक प्लेसेंटा क्यों होता है? क्योंकि प्लेसेंटा का निर्माण इन दोनों बाह्य झिल्लियों से होता है। अब प्लेसेंटा का निर्माण होने के बाद प्लेसेंटा के जहाँ से निर्माण होता है वहाँ से प्लेसेंटा और भ्रूण के बीच में एक संबंध स्थापित होता है। तो ये भ्रूण है, इसका इस तरीके से संबंध स्थापित होता है जिसे हम बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड या नाभिकीय रज्जु, जिसको हम आंवला, प्लेसेंटा, गर्भ और नाल, जब बच्चा पैदा होता है जो नाल होती है वो ये है, इसको बोलते हैं हम अम्बिलिकल कॉर्ड। नाभिकीय रज्जु जिसे बोल सकते हैं, यह नाभिकीय रज्जु इन रसांकुर प्लेसेंटा द्वारा जुड़ा रहता है और इसके द्वारा ही जो फिटस है, जो गर्भ है, जो भ्रूण है, वह पूर्ण रूप से मादा से पोषण प्राप्त करता है और उत्सर्जन भी उसी के माध्यम से रक्त में करता है। तो इस डायग्राम को हम अब यहाँ बना सकते हैं। ये तो हो गया अंतराली रोपण, इम्प्लांटेशन। अब जब भ्रूण विकसित होगा तो इस तरीके से होगा। दोनों झिल्लियाँ हैं जो बाह्य गर्भ की झिल्लियाँ हैं, कौन कौन सी है? कोरियोनिक मेम्ब्रेन और एलेंटोइस मेम्ब्रेन है। इसलिए किस तरह का प्लेसेंटा हो गया? कोरियोनिक एलेंटोइस टाइप का प्लेसेंटा मनुष्य में हो गया। और जब बड़ा होता है ये फिटस तो इस तरीके से इसका आकार हो जाता है। मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ। सबसे बाहर कोरियोनिक मेम्ब्रेन जिस पे बहुत सारे रसांकुर है जो गर्भाशय भित्तियों से जुड़े हुए हैं इस तरीके से। दूसरा एलेंटोइस मेम्ब्रेन अंदर की ओर है जो कि भ्रूण को चारों ओर से घेरे रहेगी। और फिर है भ्रूण जो कि अम्बिलिकल कॉर्ड, ये अम्बिलिकल कॉर्ड है और यहाँ भ्रूण का विकास हो गया। ये है भ्रूण। इस अम्बिलिकल कॉर्ड और इन रसांकुर के माध्यम से, प्लेसेंटा के माध्यम से वो पोषक पदार्थों का संवहन करेगा, अंदर पोषण पदार्थों को ग्रहण भी करेगा और उत्सर्जित भी करेगा। तो इस तरीके से भ्रूण का विकास मादा के गर्भाशय में होता है। तो हमने निषेचन पढ़ लिया और भ्रूण का विकास किस तरीके से होता है उसके बारे में पढ़ लिया। और भ्रूण की जो बाह्य जो गर्भाशय झिल्लियाँ हैं, वो जो भ्रूण के बाह्य झिल्लियाँ हैं वो कोरियोनिक और एलेंटोइस होती है, इसलिए इसको हम बोलते हैं एलेंटोकोरियोनिक प्लेसेंटा। मनुष्य के अंदर जो पाया जाता है वो कौन सा है? एलेंटोकोरियोनिक प्लेसेंटा।
ये मनुष्य में पाया जाने वाला प्लेसेंटा है और अम्बिलिकल कॉर्ड विकसित हो जाती है। तो यहाँ तक का ये इम्प्लांटेशन और निषेचन कंप्लीट। अब हम इसके आगे के बात करते हैं प्रसव। प्रसव कैसे होता है? प्रसव शुरू करने से पहले एक नॉलेज और देना चाहूँगा मैं आपको। प्रसव शुरू करने से पहले एक नॉलेज की बात और हम कर लेते हैं कि हम देखते हैं कभी कभार सिंगल बच्चे की जगह डबल बच्चे, जुड़वा बच्चे भी जाते हैं, 3 बच्चे भी हो जाते हैं, 4 बच्चे भी जाते हैं। तो ये किस तरीके से होते हैं? तो हमने भी देखा था कि जो जायगोट बन गया और जायगोट बनने के बाद हमने मोरुलेशन के बारे में देखा और मोरुलेशन में देखा था कि कोशिका के 8 से 16 कोशिकीय अवस्था 1 2n, एक बार और बता देते हैं आपको, 4 कोशिकीय अवस्था, 8 कोशिकीय अवस्था, ये 16 कोशिकीय अवस्था। इस अवस्था तक जो प्रत्येक कोशिका है उसको हम बोलते हैं पूर्ण शक्त कोशिका, टोटिपोटेंट सेल। पूर्ण शक्त कोशिका, टोटिपोटेंट सेल। पूर्ण शक्त कोशिका का मतलब क्या है कि 16 सेल की जो कोशिकीय अवस्था है, इस अवस्था में यदि कोई भी कोशिका यहाँ से अलग होकर अलग से भ्रूण का निर्माण कर लेती है तो वो संपूर्ण जीव का निर्माण कर सकती है। पूर्ण शक्त का मतलब ही यही है कि इन जो 16 सेल अवस्था है इनमें से कोई भी कोशिका पृथक होकर एक नए भ्रूण का निर्माण कर सकती है, मतलब एक संपूर्ण जीव का निर्माण कर सकती है, जिसको हम बोलते हैं पूर्ण शक्त कोशिका। तो इसी अवस्था के अंदर जो मोरुलेशन की अवस्था है, निषेचन के बाद 3 से 4 दिन तक ये प्रक्रिया चलती रहती है। इस अवस्था में से यदि कोई कोशिका पृथक हो जाती है तो वो एक नए भ्रूण के रूप में विकसित हो जाती है, इसलिए जुड़वा बच्चों का निर्माण होता है। मतलब ये 16 कोशिका अवस्था है, इनमें से मान लो कि 2 कोशिकाएं अलग हो जाती है या 2 कोशिकाओं का ग्रुप अलग हो जाता है या एक कोशिका ही अलग हो जाती है और यहाँ 15 ही रह जाती है, सपोज कीजिए, और यहाँ एक कोशिका अलग हो गई, ये हो गई, तो ये भी एक भ्रूण का निर्माण कर लेगी और ये भी एक भ्रूण का निर्माण कर लेगी। मतलब जुड़वा बच्चों का निर्माण होता है इस अवस्था तक। इस तरीके से जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। अब जुड़वा बच्चे का हम कैसे पता लगा सकते हैं? तो 2 तरीके हैं। कभी कभी क्या होता है कि मोनोजाइगोटिक या डाइजाइगोटिक। मोनोजाइगोटिक का मतलब होता है कि एक ही अंडे के निषेचन से अगर जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं तो उन्हें बोलते हैं मोनोजाइगोटिक। डाइजाइगोटिक कि ये प्राकृतिक घटनाएं सारी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। यदि ऐसा हो कि ओवुलेशन के समय 2 परिपक्व अंडों का ओवुलेशन हो जाए, तो 2 परिपक्व अंडों का ओवुलेशन हो जाए और दोनों ही फर्टिलाइज हो जाए तो उसे हम बोलेंगे डाइजाइगोटिक। मतलब 2 अलग अलग अंडों से भ्रूण का निर्माण हुआ है, उसको हम डाइजाइगोटिक बोलेंगे। तो इस तरीके से जुड़वा बच्चों का निर्माण होता है। तो 2 तरीके हो सकते हैं, या तो मोनोजाइगोटिक होगा या डाइजाइगोटिक होगा। अब इसका पता लगाया जाना एक असंभव सी प्रक्रिया है कि डाइजाइगोटिक है या मोनोजाइगोटिक है, खासकर उस कंडीशन के अंदर अगर दोनों पैदा होने पर एक जैसे दिखते हैं तो मोनोजाइगोटिक है, और दोनों पैदा होने पर अलग अलग दिखते हैं तो एक प्राकृतिक घटना है कि 2 बच्चे पैदा होने थे, मतलब 2 अंडों का ओवुलेशन हो गया और दोनों अलग अलग फर्टिलाइजेशन हुए, और अलग अलग फर्टिलाइज हुए तो उनके अंदर जो गुणसूत्रों का विनिमय, जीन का विनिमय, वो भी अलग अलग होगा। तो ये एक तरीके प्राकृतिक घटना होगा। अगर डाइजाइगोटिक है तो पैदा होने वाले बच्चे पूर्ण रूप से एक दूसरे से भिन्न होंगे
हो सकता है दोनों लड़के एक दूसरे से अलग हो, अगर डाइजाइगोटिक है तो दोनों लड़कियां भी एक दूसरे से भिन्न हो, और ये भी हो सकता है एक लड़का भी और एक लड़की भी हो, तो ये कंडीशन होती है डाइजाइगोटिक में। और मोनोजाइगोटिक है तो वो जुड़वा बच्चे होंगे जिनकी शक्ल आपस में बहुत ज़्यादा मिलेगी, जिनमें एकदम से देखने पे आप अंतर नहीं कर सकते। तो ये प्रक्रिया है जुड़वा बच्चे पैदा होने की, और उसका कारण क्या है, टोटिपोटेंट सेल। इसी विभाजन अवस्था के अंदर कोशिका विभाजित होकर अलग हो जाती है, तो एक भ्रूण का निर्माण कर लेती है, एक नए भ्रूण का। तो ये हो गया मोनोजाइगोटिक। तो अब उम्मीद है कि ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि जुड़वा बच्चे किस तरीके से बनते हैं। अब हम बात करते हैं प्रसव। प्रसव प्रसव क्रिया। मनुष्य के अंदर जो गर्भधारण का काल है, गेस्टेशन पीरियड है, वो 9 माह का है। लगभग 265 से 270-75 दिन, प्लस माइनस 10 से 15 दिन चलते हैं। पर्टिकुलर कोई फिक्स नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि 270 दिन का हमेशा भी हो। बच्चा 260 दिन में भी हो सकता है और 275 या 80 दिन में भी हो सकता है। ये एक स्टैंडर्ड पैरामीटर है कि 9 माह का गर्भधारण काल होता है। अब ये प्रक्रिया कैसे होती है, जब गेस्टेशन पीरियड पूरा हो जाता है, तो जब वो पीरियड पूरा हो जाता है तो गर्भाशय है उसमें संकुचन पैदा होने लगता है, और उस संकुचन के कारण सबसे पहले जो सर्विक्स है, गर्भनाल है, उसमें संकुचन पैदा होगा और वो खुल जाती है। तो हमने 2-3 हार्मोन्स के बारे में पढ़ा था। एक हमने पढ़ा था प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के बारे में, और हमने देखा था कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कंटिन्यू बना रहता है। यह कब बना रहता है, कार्पस ल्यूटियम के समय, कार्पस ल्यूटियम से। और कार्पस ल्यूटियम एक तरह के अंतःस्रावी ग्रंथि के जैसे कार्य करता है। तो जब गेस्टेशन पीरियड पूरा हो जाता है तो सबसे पहले कार्पस ल्यूटियम द्वारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्त्रावरण न्यूनतम स्तर पर चल जाता है। ये एक सिग्नल है, नेचुरल सिग्नल है कि गेस्टेशन पीरियड पूरा हो चुका, तो कार्पस ल्यूटियम के द्वारा जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो सबसे न्यूनतम स्तर पे चल जाता है। जब ये न्यूनतम स्तर पर चल जाता है तो पीयूष ग्रंथि को सिग्नल मिलता है, पीयूष ग्रंथि को, और पीयूष ग्रंथि द्वारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन का सीक्रेशन होता है, और ऑक्सीटोसिन हार्मोन का सीक्रेशन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का न्यूनतम स्तर पर जाना, इस दोनों हार्मोन के आपस में समन्वय के द्वारा गर्भाशय के अंदर तीव्र संकुचन होता है। उस तीव्र संकुचन के कारण ही लेबर पेन या प्रसव पीड़ा शुरू होती है और गर्भनाल का मुख खुल जाता है, और जो तीव्र संकुचन होता है गर्भाशय में, वह जो भ्रूण है उसको गर्भनाल की ओर आगे की ओर धकेलता है और शिशु का जन्म हो जाता है। तो यह प्रक्रिया है। सबसे पहले तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल बिल्कुल कम होगा, नंबर 1। पीयूष ग्रंथि को सिग्नल मिलेगा जिसको बोलते हैं हम फेटस इजेक्शन रिफ्लेक्स, गर्भ उत्कर्षण प्रतिक्रिया या प्रतिवर्ती क्रिया। गर्भ उत्प्रेक्षण क्रिया या प्रतिक्रिया, रिफ्लेक्स, ये क्रिया होती है। और इस क्रिया में क्या होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का सीक्रेशन होता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन के सीक्रेशन के साथ साथ जो कार्पस ल्यूटियम है, इसके द्वारा रिलैक्सिन हार्मोन का सीक्रेशन होने लग जाता है। कार्पस ल्यूटियम जब प्रसव पीड़ा शुरू होती है तो यह रिलैक्सिन हार्मोन का सीक्रेशन करने लग जाता है, और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सीक्रेशन बिल्कुल न्यूनतम स्तर पे हो जाता है। तो इन मुख्य रूप से इन 3 हार्मोन के कारण, प्रोजेस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन और रिलैक्सिन के कारण जो प्रसव पीड़ा है, जो प्रसव क्रिया है, वो समन्वित होती है, कोऑर्डिनेट होती है, और उसके द्वारा ही शिशु का जन्म होता है। तो ये प्रसव पीड़ा में काम आने वाले हार्मोन है। अब प्रसव पीड़ा के बाद हम बात करते हैं
दुग्ध स्त्रावण की। दुग्ध स्त्रावण होता है स्तन ग्रंथियों से। स्तन ग्रंथियों में सबसे पहले कोशिकाएं, फिर स्तनपालियां, स्तन वाहिनी, स्तन तंत्रिकाएं, फिर दुग्ध वाहिनी, और फिर चूषक। इस क्रम में दूध का स्त्रावण होता है। स्तन के अंदर कोशिकाएं, वहाँ दूध भरा रहता है। दूध कोशिकाओं से आता है स्तनपालियों में, स्तनपालियों से जाता है स्तन वाहिनियों में, स्तन वाहिनियों से जाता है तंत्रिकाओं में। नंबर 4, और तंत्रिकाओं से जाता है दुग्ध वाहिनियों में, और दुग्ध वाहिनियों से आता है चूषक में, और चूषक द्वारा बच्चे द्वारा दूध का पिया जाता है। अब बात करते हैं दूध के निर्माण की। तो बड़ा कन्फ्यूजन है। 2 मेन हार्मोन है, एक है प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है इसके अंदर। और दूसरा है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जो कि प्रसव पीड़ा में भी सहायता करता है। ये 2 हार्मोन है। प्रोलैक्टिन हार्मोन दूध का संश्लेषण करता है। ये बात क्लियर होनी चाहिए। अगर सवाल आ जाए कि दुग्ध का निर्माण किस हार्मोन के द्वारा होता है, तो प्रोलैक्टिन हार्मोन दुग्ध का संश्लेषण, मतलब दूध का निर्माण, और दुग्ध का उत्सर्जन या दुग्ध का स्त्राव, दुग्ध स्त्रावरण, ये होता है ऑक्सीटोसिन से। तो दूध में सिर्फ 2 ही हार्मोन काम आते हैं, प्रोलैक्टिन जो कि दूध का निर्माण करेगा, संश्लेषण करेगा, और दूसरा है ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो दुग्ध का स्त्रावरण करेगा। ये हो गया। एक सवाल और होता है कि कभी कभार क्या होता है कि गेस्टेशन पीरियड पूरा हो गया, गर्भधारण काल पूरा हो गया, और उसके बाद भी लेबर पेन नहीं होता, तो उस कंडीशन में क्या किया जाए? उस कंडीशन में डॉक्टर द्वारा, मैं लिख देता हूं, गर्भधारण काल पूर्ण होने पर भी प्रसव पीड़ा नहीं होती है, तो क्या किया जाए? ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो इस समय क्या करते हैं डॉक्टर? फिटोसिन या मीजोप्रोस्टॉल का इंजेक्शन लगाते हैं, और इसके द्वारा कृत्रिम रूप से प्रसव पीड़ा उत्पन्न की जाती है, ताकि सामान्य रूप से शिशु का जन्म हो सके। तो आज के टॉपिक में हमने डिटेल के अंदर निषेचन के बारे में कंप्लीट पढ़ लिया। निषेचन के बाद पढ़ने वाले भ्रूण का विकास कैसे होता है, उसकी जो झिल्लियाँ हैं, बाह्य भ्रूणीय झिल्लियाँ, कोरियोनक और एलेंटॉइस और कोरियोनिक दोनों के बारे में पढ़ लिया। प्लेसेंटा का निर्माण कैसे होता है, तो सबसे पहले प्लेसेंटा का निर्माण होता है, उसके बाद अम्बिलिकल कॉर्ड या नाभिक के रज्जु का निर्माण होता है, जो आपस में मादा से संपर्क या माता से संपर्क बनाए रखता है। उसके बारे में कंप्लीट पढ़ लिया। और जो मनुष्य का प्लेसेंटा है वो कोरियोनिक या एलेंटोकोरियोनिक या कोरियोनिक एलेंटॉइस, कुछ भी बोल सकते हो आगे पीछे, प्लेसेंटा का उसमें निर्माण होता है। कौन कौन से हार्मोन प्रसव पीड़ा के लिए जिम्मेदार है, तो कार्पस ल्यूटियम द्वारा प्रोजेस्टेरोन का निम्नतर स्तर पर जाना, पीयूष ग्रंथि द्वारा ऑक्सीटोसिन का बढ़ना, और कार्पस ल्यूटियम द्वारा और अम्बिलिकल कॉर्ड दोनों ही
रिलैक्सिन हार्मोन का स्त्राव करते हैं ताकि जो प्यूबिक सिम्फाइसिस है वो लचीली हो जाए और बच्चा आसानी से बाहर आ सके। तो हमने प्रसव पीड़ा के बारे में भी आज डिस्कस कर लिया। उसके बाद हमने दुग्ध स्त्रावण के बारे में डिस्कस कर लिया कि जो दुग्ध कोशिका हैं उससे दूध स्तनपालियों में आता है, फिर स्तन वाहिनी में आता है, फिर स्तन तंत्रिका में आता है, फिर दुग्ध वाहिनी में आता है, फिर चूषक या चूषक निप्पल में पहुंच जाता है और चूषक द्वारा शिशु द्वारा उसका अवशोषण कर लिया जाता है। दूध के लिए सिर्फ 2 ही हार्मोन जिम्मेदार है, इसमें लेकर कोई कन्फ्यूजन नहीं है। दूध का निर्माण संश्लेषण करेगा प्रोलैक्टिन और दूध का स्त्रावण कैसे होता है कि बच्चा जो चूषक है उसको चूसना शुरू करता है और उसका सिग्नल पहुंचता है स्तन तंत्रिकाओं में और स्तन तंत्रिकाओं में पीयूष ग्रंथि पे जाकर उसका सिग्नल पहुंचता है और सिग्नल पहुंचने के बाद जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है वो रिलीज होता है और ऑक्सीटोसिन हार्मोन दुग्ध स्त्रावण का कार्य करता है। इस तरीके से स्तनपान किया जाता है। और जो पहला बार जब लेबर पे बच्चा शिशु जन्म लेता है तो उसके अंदर जो पहला दूध है उसको हम बोलते हैं कोलेस्ट्रम या खीर, जो पीले गाढ़े रंग का होता है और उसके अंदर बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी पाई जाती है। और मादा के दूध में जो इम्यूनिटी पाई जाती है उसको बोलते हैं IgA। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि जो मादा का जो दूध है, जो माता का दूध है, उसके अंदर कौन सी जो एंटीबॉडी पाई जाती है, IgA पाई जाती है। फिर एक लास्ट क्वेश्चन तो था कि गर्भकाल पूर्ण हो जाने के बाद भी अगर प्रसव पीड़ा नहीं होती तो उस कंडीशन में डॉक्टर द्वारा पिटोसिन या मिजोप्रोस्टोल का इंजेक्शन दिया जाता है जिससे कृत्रिम रूप से प्रसव पीड़ा उत्पन्न की जाती है। तो उम्मीद है आज ये हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि हम नेक्स्ट कंटिन्यू इन चैप्टर्स को पढ़ सकें और सभी को इसका लाभ मिल सके। थैंक यू।